प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर स्वागत है। हम आज आपको पूर्व मध्यकाल की कुछ घटनाओं के बारे में अभी चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी कुछ चर्चा हो चुकी। हमने इस चर्चा में बताया था कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत भी अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। प्राचीन भारत के इतिहास में नंदों, मौर्यों, शुंगों ने अखंड भारत का निर्माण किया था। फिर गुप्तों ने अखंड भारत का निर्माण एक लंबे समय बाद फिर से किया। उनकी राजसत्ता समाप्त हो जाने के बाद भारत मुख्य रूप से दो भागों में टूटा, और वो दो भाग थे उत्तर भारत के राजा महाराज हर्षवर्धन, और दक्षिण भारत का अभियान जब उनका रुक गया तो दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय हुआ। मैं आपको बता चुका हूं, यानी लंबे समय बाद भारत दो भागों में बंट गया। ध्यान रहे, हर्ष की मृत्यु के बाद और उधर पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद संपूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारत अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। इस इतिहास के इस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, यानी मध्यकाल से थोड़ा पूर्व का समय। ध्यान रहे, इस पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में राजपूतों का शासन प्रारंभ हुआ। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक चर्चा की है, जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया भी है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस किस तरह से हुई। कुछ विद्वान कहते हैं शक, हुण, यवन, कुषाण इत्यादि जातियों का भारत के प्राचीन क्षत्रियों से जो वैवाहिक संबंध हुए, उस सम्मिश्रण से उत्पन्न हुए संतान राजपूत कहलाए। वे प्राचीन क्षत्रियों की ही संतान थे, लेकिन इनमें शक, कुषाण, हुण या यूं कहें यवन इत्यादि विदेशी जातियों का सम्मिश्रण था, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के समय भारत अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। मैंने उत्तर भारत, दक्षिण भारत के सारे राजवंशों के बारे में चर्चा भी की। उन राजवंशों के संस्थापकों के बारे में भी मैंने बताया, जैसे उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश उज्जैन, पाल वंश बंगाल गोपाल, इसी तरह से फिर गढ़वाल वंश के लोगों का, फिर परमार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, और इसी तरह हमने अनेक वंशावलियों के बारे में, चंदेल इत्यादि वंशावलियों के बारे में बताए। उन राजवंशों के स्थापत्य वाले महापुरुषों के बारे में भी बताए। इसी तरह दक्षिण भारत में भी हमने बताया, चालुक्य वंश के तीन शाखाएं थी, बेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और कल्याणी प्रतिष्ठान के चालुक्य। इन सारे बारों में चर्चा हमने की है। इसके बाद फिर हमने बताया कि इन चालुक्यों के समाप्ति के बाद फिर राष्ट्रकूट राजाओं का उदय हुआ, जिन्होंने एक तरह से उत्तर भारत में भी अपनी सत्ता कायम थी कुछ दिन के लिए। फिर पल्लव वंश दक्षिण भारत में आता है, और आप देखेंगे तो फिर एकदम मध्यकाल में जब हम आएंगे तो चेर, चोल, पांडे की चर्चा होती है। इसमें से चोलों की सत्ता सबसे प्रमुख होती है। हम बताना चाहेंगे कि जिस समय हर्ष का साम्राज्य समाप्त हुआ और कश्मीर से लेकर बंगाल तक, हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण भारत तक छोटे छोटे राज्यों का उदय होना शुरू हुआ, यानी राजपूत काल का जब उदय होना शुरू हुआ, उस समय के कुछ पहले ही अरबों का सिंध पर आक्रमण होता है। हर्ष की मृत्यु के बाद जो बड़ी घटना है वो अरबों का सिंध पर आक्रमण और विजय, ये बड़ी घटना है। उसके बाद राजपूत वंशावलियों का उदय हो गया, और राजपूत वंशावली जब धीरे धीरे अभी छोटे छोटे अपने क्षेत्रों में शासन करते थे, और शासन करते करते आपस में लड़ते भिड़ते भी थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए,
ऐसे समय में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। वो 17 बार आक्रमण किया और किसी भी राजपूत राजा ने उसे रोकने में सफलता नहीं पाई। ये देश 17 बार लूटा गया। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी के विजय अभियान की, जिसमें पहले तो शुरुआत में वो हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन बाद में उनको परास्त करो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में सफल रहता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पूर्व मध्यकाल की एक घटना, और वो है अरबों का सिंध पर आक्रमण। अरबों का सिंध पर आक्रमण। एक घटना होती है, आप इसको लिख सकते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इतिहास की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना हर्ष की मृत्यु के बाद, हर्ष 606 से 647 तक रहते हैं, उत्तर भारत को संजोए रहते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मुश्किल से 50-60 सालों के अंदर ही अरबों ने भारत पर हमला किया। इस समय तक अरब में इस्लाम का उदय हो चुका था और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफाओं का उदय हुआ था। खलीफाओं ने अपने साम्राज्य विस्तार और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। इसी क्रम में उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण घटना। ध्यान रहे, इसी समय जब अरबों का सिंध पर आक्रमण होता है, यद्यपि ये घटना बहुत अस्थायी नहीं रही, बहुत प्रभावकारी नहीं रही, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना थी, एक शुरुआत थी। इसके बाद तब आक्रमण शुरू होता है तुर्कों का। यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि यह घटना अल्प प्रभाव वाली सिद्ध हुई। ठीक, अल्प प्रभाव वाली घटना सिद्ध हुई। ध्यान रहे, इस समय सिंध के राजा दाहिर थे। ठीक, राजधानी रावर या अरावर ये उनकी राजधानी थी। ठीक है, ध्यान रहे, अरब पे आखिर अरबों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया? अरबों के सिंध पर आक्रमण का कारण श्रीलंका से आती खलीफा की जहाज को सिंध के समुद्री डकैतों द्वारा लूटा जाना।
लूटा जाना। ठीक, इसका मुख्य कारण था श्रीलंका से आती हुई खलीफा की जहाज को सिंध के समुद्री डकैतों ने लूट लिया, और समुद्री डकैतों ने जब इसे लूट लिया तो उस समय अरब के खलीफा के जो प्रतिनिधि होते थे उनका नाम था अबू बिन अल हज्जाज, खलीफा अल हज्जाज। अल हज्जाज ने जो है सिंध के डकैतों की मांग की कि उन्हें हमें दिया जाए, और जब नहीं दिया जा सका तो उन्होंने सिंध पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण का कारण है। ठीक, सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ये सेनापति थे खलीफा के। आक्रमण का समय 712 ईस्वी। ठीक, आक्रमण का समय 712 ईस्वी है। युद्ध का परिणाम राजा दाहिर युद्ध में परास्त हुए और मारे गए। ठीक, ये राजा दाहिर युद्ध में परास्त हुए, मारे गए। 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का कत्ल कर दिया गया। स्त्रियों और 15 वर्ष से नीचे के बच्चों को छोड़ दिया गया। उन्हें गुलाम बना लिया गया। इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया गया और लोगों से जजिया कर वसूला गया। ध्यान रहे, इसी समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से जजिया कर वसूला। ठीक, यानी 712 में ये मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर वसूल किया लोगों से। थोड़ा सा इसमें जान लें जजिया कर का इतिहास। ठीक, सर्वप्रथम 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने यह कर वसूला। फिर फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अकबर ने 1664 में यह कर समाप्त कर दिया।
औरंगजेब ने इसे ये 1664 नहीं, 1564 रहेगा। 1669 में फिर लगाया। ठीक, और इसके आगे जान लीजिए, अंततः 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। पूरी तरह समाप्त कर दिया। ये आपके सामने जजिया कर का इतिहास है। पहली बार भारत भूमि पर 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने यह कर वसूला था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1347 में इसे ब्राह्मणों पर भी यह जजिया कर लगाया, लेकिन 1564 में अकबर ने यह कर सबके ऊपर से समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने इसे 1669 में फिर लगाया। अंततः 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये भारत भूमि पर जजिया कर का इतिहास है, जिसकी शुरुआत भारत पर खासकर सिंध पर अरबों के आक्रमण से शुरू हुई। मोहम्मद बिन कासिम के समय से शुरू हुई थी। आप इसे तुरंत नोट कर लें, फिर हम लोग बचा हुआ इसका भाग देख लेते हैं। अरबों के सिंध पर आक्रमण की चर्चा सर्वप्रथम चचनामा नामक ग्रंथ में मिली। चचनामा में मिला है। ठीक, अरबों का सिंध पर आक्रमण का जो चर्चा है वो सर्वप्रथम चचनामा में मिलता है। मोहम्मद चच इसको लिखे थे। इसी तरह किताबुल अल बुल्दान किताब उल अल बुल्दान में भी इसकी चर्चा है। ध्यान रहे, अरबों के भारत पर आक्रमण के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हुए ये जान लीजिए। नंबर 1, ऊंट का व्यापार। खजूर की खेती की शुरुआत। तीसरा, जजिया कर लेने की शुरुआत। चौथा, अरबों ने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य नामक ग्रंथ का
अरबी अनुवाद कराया। ठीक, अरबी में इसका अनुवाद कराया। खंड खाद्य और ब्रह्म सिद्धांत का, साथ ही साथ जो और भी एक चर्चा यहाँ मिलती है वो ठीक इसी तरह पंचतंत्र का अनुवाद कलिला व दिमना नाम से हुआ। ठीक, ये अरबों के सिंध पर आक्रमण की चर्चा है। यही इतना। यद्यपि इसके बाद भी वो चर्चा आगे बढ़ती है और अंततः भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। प्रिय छात्रों, ये आपके काम की चीज़ जो है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब अध्ययन करेंगे तो वो होगा महमूद गजनवी का आक्रमण, जो राजपूत काल में ही होता है। ठीक, ऐसे समय में महमूद गजनवी के 17 आक्रमण। अब इसके बाद हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। आज बस इतना ही। हम आपसे ज़रूर ये अपील करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपको और आगे बढ़ा सकें। थैंक यू क्लास।